दोस्तों, कभी आपने बिन पैंदे का लोटा देखा है? मतलब उसको अगर आप टिकाने की कोशिश करेंगे वो टिकेगा नहीं। वो दाएं और बाएं मुड़ने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के साथ में भी कुछ ऐसा ही है। इस तस्वीर को आप देखिए बड़ा गौर से। ये एक व्यक्ति जो है इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे भी करके बच जाए। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी इस रस्सी का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने रस्सी का इस्तेमाल किया तो ये वाकई में बच जाएगा। लेकिन इसकी नजरों के अंदर ये दिखाई पड़ रहा है कि ये इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान, खेला साफ है। अमेरिका ये दिखाता है पाकिस्तान को कि देखो किस तरीके से हम जो है तुम्हें ऊपर खींचने को तैयार है, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन वो कभी भी इस रस्सी का इस्तेमाल नहीं करेगा ना। मतलब ना चाहते हुए भी पाकिस्तान कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग होने के लिए जा रही है, और पाकिस्तान के लिए बड़ी गर्व की बात है कि पाकिस्तान एक मध्यस्थता, मीडिएशन इसके बीच में कर रहा है बिटवीन यूएसए एंड ईरान। अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो कि भारत से ही निकला हुआ है, आज कम से कम पाकिस्तान इस कदर यहां तक तो पहुंचा कि वो आज दो विश्व शक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने को तैयार है। लेकिन क्या यह पाकिस्तान ने पहली बार किया है? क्या पाकिस्तान ऐसा पहली बार कर रहा है कि किसी के बीच में मध्यस्थता कर रहा है? नहीं, पाकिस्तान ने पहले भी कई बार किया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हालात सुधरे नहीं हैं। गधे को चाहे कितना भी नहला दीजिए वो राख के अंदर जाकर ही लौटता है, ऐसी हिंदी कहावतें आपने सुनी होंगी। तो पाकिस्तान की भले ही कोई कितनी मदद क्यों ना कर ले, पाकिस्तान वापस से उसी मुकाम पर जाकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। आज हम लोग ये देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि पाकिस्तान के पास में कौन कौन से एडवांटेज हैं जिनमें पाकिस्तान आगे निकल सकता है। वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वाकई में पाकिस्तान उनका बेनिफिट ले पाएगा? क्या भारत के लिए वाकई में एक सेटबैक की बात है? क्या भारत के लिए चिंता का विषय है? और भारत के लिए आज सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो उलझा हुआ है बिटवीन चाइना एंड यूएसए, नॉट बिटवीन यूएसए एंड ईरान। क्यों? देखिए, मुझे कल मैंने एक न्यूज पढ़ी, मेरे दिल पर वाकई में चोट लगी एक, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ था। फिर कल मैंने एक न्यूज पढ़ी, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बडगाम जिला है। बडगाम जिले में 9.5 करोड़ रुपए केवल एक डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठे किए गए ताकि ईरान के जो शिया मुस्लिम हैं उनकी मदद की जा सके। कश्मीर के अंदर जो शिया मुस्लिम हैं उन्होंने कुल मिलाकर 19 करोड़ 50 लाख 19.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं ताकि ईरान के अंदर भिजवाए जा सके। महिलाओं ने अपने गहने तक वहां पर रख दिए, बच्चों ने अपने गुल्लकों को तोड़ दिया है, और यहां तक कि अपने घर के अंदर जो महंगे कीमती मर्तमान थे, बर्तन थे, उनको भी वहां पर रख दिया है कि ईरान की मदद की जाए। ईरान के शिया मुश्किल के अंदर है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। महिलाओं की रोते हुए वीडियो जो है वो लोगों के पास में पहुंची। फिर मेरे सामने एक सीन आया, एक दृश्य सामने आया 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के अंदर जिस तरीके से जो हमला हुआ कायरतापूर्ण, उस समय क्या ये हाथ मदद के आगे नहीं बढ़ सकते थे? आप मुझे बताइए कि आज अगर ईरान को दर्द हो रहा है तो वो दर्द भारत क्यों महसूस कर रहा है? क्या जिस समय भारत को ही दर्द हुआ था, अपने राष्ट्र के अंदर पहलगाम अटैक हुआ था, उस समय तो ये मदद के हाथ नहीं बढ़े थे? उस समय जो शिया मुस्लिम्स थे उन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा नहीं किया? उस समय महिलाओं ने गहने नहीं उतारे थे? उस समय अपने घरों में से बर्तन इकट्ठे नहीं किए गए थे कि इनको बेचकर उन लोगों की मदद करो? यहां तक कि क्यूआर कोड भेजे जा रहे हैं और वहां पर पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। महज कुछ समय के अंदर एक बड़ी राशि इकट्ठा कर ली गई है। पहलगाम अटैक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि जिस देश के अंदर खाया, जिस देश का नमक खाया, जिस देश के टुकड़े खाए, और जो देश आपके बच्चों को रोजगार देता है, आपके घर तक रोटी पहुंचती है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ईरान का दर्द यहां झलक रहा है। लेकिन यह आज की बात नहीं है। 1920 के अंदर जब खिलाफत आंदोलन हुआ था, उस समय भी जब
टर्की के खलीफा को हटा दिया गया था, उसका दर्द भी भारत के अंदर झलका था। नई बात नहीं है इनके लिए। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने राष्ट्र के लिए जीना है और मरना है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी धर्म से संबंध रखता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, तो पहला दर्द हिंदुस्तान का है। बात समझ जाइए आप। चलिए तो बात करते हैं हम लोग आगे। मेरी बात आप लोग तक पहुंच चुकी है तो बताइएगा। पाकिस्तान के लिए 3 एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है? पाकिस्तान ने हाल ही में क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो 25% शिया मुस्लिम रहते हैं, उनको अगर दर्द है ईरान से, वो तो ईरान के अंदर चले जाए। यह है पाकिस्तान की असली हकीकत है। अपने देश के अंदर रहने वाले लोगों को वो इस तरीके से नकार रहा है। सोचकर देखिए, है ना? ठीक है, चलो। तो पहला तो एडवांटेज यह है पाकिस्तान के लिए, टेक्निकल एडवांटेज मिलेगा कि ईरान की कोई भी एम्बेसी यूएसए के अंदर नहीं है, कॉन्सुलेट नहीं है। तो ईरान कैसे डील करता है यूएसए से? ईरान डील करता है पाकिस्तान की मदद से। तो ईरान हैज नो एम्बेसी इन यूएस, तो बीच में आ जाता है पाकिस्तान। तो ईरान अपना मैसेज पाकिस्तान को पहुंचाता है और पाकिस्तान से मैसेज पहुंचता है यूएस के पास में। अब पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए एडवांटेज बन जाएगा कि एज ए मीडिएटर का रोल अदा करेगा यूएस के लिए वो। इसलिए यूएसए चाहकर भी कभी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर एक्सेस चाहिए, उनकी अगर खबरें चाहिए, तो एक खबरी बड़ा मजबूत होना चाहिए और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को यह एडवांटेज यूएसए से हमेशा के लिए मिल जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अमेरिका अटैक नहीं करेगा, डिफेंस इक्विपमेंट भेजता रहेगा। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज देखिए, आसिम मुनीर जो कि डिनर करके आया था व्हाइट हाउस के अंदर, ठीक है, तो आसिम मुनीर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो यूएसए को संभाले। शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ईरान को संभाले। इशाक डार जो कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ईरान और टर्की उन दोनों को संभाले। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जिस चीज के लिए जाना जाता है, और वाकई में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट उनका है, जिस समय भारत विभाजन हुआ था उस समय भारत को लेकर ये चिंताएं थी कि बहुत बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तो पाकिस्तान ने रख लिए हैं, क्या भारत अपना प्रशासन उस तरीके से संभाल पाएगा? और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बहुत ईमानदार हैं और बहुत जबरदस्त उनका मैनेजमेंट होता है। तो यह एक डिप्लोमेटिक मूव जो है दिखाता है कि किस तरीके से 3 डायमेंशंस के अंदर इन्होंने काम किया, और इसका एडवांटेज इनको आगे जाकर जियोपॉलिटिक्स के अंदर मिलेगा। तीसरा एडवांटेज यह है, वो एडवांटेज हो सकता है कि यूएसए का हो, कि यूएसए को गल्फ कंट्रीज के अंदर एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए यह है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका कभी भी नाराज नहीं होगा, इसको बहला फुसला कर रखेगा। मैंने शुरुआत में जो इमेज दिखाई थी कि रस्सी है उसके पास में, लेकिन वो डालेगा नहीं उसको बचाने के लिए, वो अमेरिका है कि केवल हाथ बढ़ाएगा, हाथ मिलाएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए कि क्या वाकई में इंडिया के लिए कोई सेटबैक है? नहीं, इंडिया के लिए कोई सेटबैक नहीं है। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया के लिए एडवांटेज क्या है, मैं वो दिखाता हूं। देखिए, मैं साफ तौर पर यह कहता हूं, मैं जब भी गूगल के ऊपर मैप को सर्च करता हूं कि मुझे इंडिया का मैप चाहिए, तो मेरा दर्द उस समय झलकता है और मेरे छाती के ऊपर सांप जो है लौटते हैं। मैं हिंदी के अंदर कहावतें हैं कि जब मैं गूगल के ऊपर अपने इंडिया का मैप सर्च करता हूं, तो मुझे इंडिया के मैप आधे अधूरे क्यों दिखाई देते हैं? इंडिया के अंदर तो कम से कम इतना कंट्रोल हो। तो जब भी जैसे मैंने ये मैप सर्च किया, तो यहां पर ये हिस्सा अक्सर चीन वाला इसने गायब कर दिया। ऐसे मैप्स को, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं तो एक छोटा सा एक शिक्षक हूं, बस मेरी तो रिक्वेस्ट है कि भारत के अंदर कम से कम ऐसे मैप्स ना दिखाए जाएं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्लें हैं, हमारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं। कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं कि ठीक है मैपिंग करके लेके आइए, ये करके लेके आइए। तो उनको जब वो मैप सर्च करेंगे गूगल पर, तो इंडिया के आधे अधूरे मैप दिखाई देंगे। क्या उनके मन में वो प्रश्न नहीं आएगा कि इंडिया खुद जो है इस चीज को परमिशन दे रहा है कि यार आधे अधूरे मैप होने चाहिए? समझ रहे हैं आप? उसको लगेगा कि यार इतना ही होता होगा, शायद भारत की सरजमी इतनी ही होती होगी। कहीं ना कहीं एक मन में प्रश्न तो रहा होगा उसके, या हो सकता है।
इसलिए अगर आप मेरे समर्थन में हैं तो जरूर एक कमेंट कीजिएगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान से अब पीओके वापस लेने का समय आ चुका है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ये वही समय है जिस समय इंडिया एक जबरदस्त वार करे पाकिस्तान के ऊपर और पीओके जो है यहां तक अपनी सेनाओं को आगे बढ़ा दे, एस्केलेट कर दे। क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान से साथ में उलझा हुआ है, कह रहे थे कि रमजान के ऊपर हम 5 दिन तक वॉर नहीं करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने दोनों ने यह सुलह की थी और 5 दिन बाद वापस से शुरू हो गए, है ना, वापस से शुरू हो गए, रंगत दिखा दी वापस से। अगर रमजान इतना ही आपको प्यारा था तो आप सुलह कर लेते भाई, लेकिन नहीं, रमजान खत्म हुआ, इंतजार लेकर बैठे थे कब जो है गोला छोड़ेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने छोड़ा पाकिस्तान के ऊपर, काम तमाम। ठीक है, खैर हमारे पास में एक मौका है कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकते हैं। हमारी सेनाएं धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ती रहें और धीरे धीरे यहां पर सफाया करती रहें। जो भी यहां पर टेररिस्ट कैंप है वहां पर अटैक करके धीरे धीरे यहां पर क्या करते रहे, हम उनको खाली करवाते रहे, खाली करवाते रहे, खाली करवाते रहे। और फिर जैसे ही हमको लगे कि जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं यहां पे खत्म हो चुके हैं, सेना को आगे भेज दिया जाए और यूएन के अंदर कह दिया जाए कि जिस तरीके से हम पहले आए थे, हमने कहा था कि मामला सुलझाओ, इतना लंबा समय हो चुका है, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि यूएन की जो छवि है वो अब हमारे सामने वो वाली नहीं रही है। हम अपनी जो चाल है, अपने जो चैलेंजेस हैं, चुनौती हैं, उनको खुद निपट लेंगे। ठीक है, तो भारत के पास में एक मौका है। यह तस्वीर 1970 की है, 1970 की है, जिस समय पाकिस्तान के उस समय अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर, जो कि चाइना विजिट किया था, उन्होंने अचानक से सडन एक प्लान किया था, सीक्रेट ट्रिप हुई थी टू चाइना 1970 के अंदर, 70 के अंदर। क्यों? उस समय एक्सेस मिल गया था, क्योंकि उस समय तो यूएसएसआर के साथ में अमेरिका लड़ रहा था और यूएसएसआर और चाइना दोनों साथ साथ थे। लेकिन फिर भी अमेरिका ने चाइना विजिट किया। क्यों किया था? बता के देखिए क्यों किया था। पाकिस्तान ने इसको एक्सेस दिया था। पाकिस्तान की मध्यस्थता से यूएसए ने विजिट किया चाइना। लेकिन क्या उसका कोई रिजल्ट निकला? नहीं। मैंने क्या कहा, गधे को क्या कितना भी निला दीजिए वो राख के अंदर जाकर लौटेगा। तो पाकिस्तान कितना भी, चाहे पहले मीडिएशन उसने किया हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज अगर ईरान की और अमेरिका की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर होगी तो उससे कोई पाकिस्तान सीखेगा नहीं, वो वापस से वहीं पे आएगा। ठीक है, आज यही व्यक्ति जो है वो 100 साल के हो चुके हैं, चाइना के अंदर वापस से विजिट किया है। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो एक्सेस मिला था यूएसए को, वो पाकिस्तान की मदद से मिला। लेकिन क्या हुआ, क्या हुई, अफगानिस्तान जो है वहां से भागना पड़ा अमेरिका को। तो पाकिस्तान को जो एक्सेस मिला, जो एक्सेस दिया यूएसए को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। कोई ज्यादा इकोनॉमी बड़ी नहीं कर ली पाकिस्तान ने, कोई मेडल हासिल नहीं हुआ, वापस पाकिस्तान वहीं की वहीं पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से अफगानिस्तान का एक्सेस मिला, ठीक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कोई हालात नहीं बदले हैं। आईएमएफ का लोन पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है, बार बार वेबर उसके ऊपर मिलता रहता है। तो पाकिस्तान जो है चाहे कितना भी मीटिंग्स क्यों ना कर ले, उसका कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है। भारत ने कहा कि इंडिया वांट टू डी एस्केलेशन। भारत ने कहा कि भाई हमको हमारे देश के नागरिक जैसे हायर ऑयल प्राइसेस है उनसे हमको लड़ना है। शिपिंग रिस्क, इंश्योरेंस, जो अभी स्टेट ऑफ हार्मुज पे जो कुछ चल रहा है हमको उससे कंप्लीट करना है, उससे निकलना है बाहर। ठीक है, अब तुम चाहे लड़ो मरो, हमारी तरफ से कुछ भी करो, क्योंकि इंडिया इज ए नॉन अलाइंड कंट्री। गुट निरपेक्षता का समर्थन भारत हमेशा करता हुआ आया है, क्योंकि भारत ने यह हमेशा पॉलिसी अपनाई है कि जब तक हम ताकतवर नहीं हो जाएंगे, हम दो ताकतों के बीच में कभी अपनी ताकत को खराब नहीं करेंगे। इसीलिए भारत ने कहा कि हमको केवल इससे मतलब है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए, हमारा पर कैपिटल इनकम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, हमारा मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए हमको। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज की बात आपको समझ में आई होगी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। 30 टेक्निक्स मैंने आपको बताई है कि कैसे आप अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। जो वाकई में सक्सेसफुल पर्संस हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी मंजिल को हासिल किया है, वो मैंने टेक्निक्स बताई हैं। ठीक है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 175 डेज, जो आपकी इच्छा है ज्वाइन कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी के अंदर जीत जाए
और जीतेंगे कब? जब आपके सामने चुनौती आएगी तब। ठीक है, दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।